Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the respiration. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड है रेस्पिरेशन या फिर रेस्पायरेशन, आप सभी लोगों ने सुना होगा 9th से 10th से। हिंदी में हम कहें तो श्वसन। अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम इसकी बात करें तो रेस्पिरेशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम सांस को अंदर लेते हैं इस तरीके से और सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो अगर हम बहुत सिंपली बोलें तो रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अब बोलोगे भाई अभी आप गैसेस बोल रहे थे, एयर बोल रहे थे, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने कभी भी सुना होगा कि हम इंस्पिरेशन की ड्यूरिंग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। दैट्स वाई हम जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं, इनमें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अक्सर हम आपने सुना होगा कि जो श्वसन के दौरान है जो भी कोई भी ह्यूमन पर्सन है कौन सी गैस छोड़ता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स वाई हमने ये डेफिनेशन लिखी। आप सिंपली इनकी जगह एयर भी लिख सकते हो। इसके बाद वैसे सिर्फ ऑक्सीजन का रोल नहीं रहता, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो इंस्पिरेशन के थ्रू बॉडी में जाती हैं, फिर एक्सपीरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाती हैं, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी टर्म आती हैं, जैसे रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन होंगे जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली लंग्स हो गया। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलकर बना है। उसमें आपका लंग्स आ गया, नोज आ गया, फिर अभी हम और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखेंगे, वो सब उसी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हैं। दैट इज़ द फर्स्ट ब्रेथ टेक्स ओनली आफ्टर बर्थ। जो भी हमारी फर्स्ट ब्रेथ है, मीन्स पर्सन जो पहली सांस लेता है वो हमेशा बर्थ के बाद ही लेता है। तो बर्थ के बाद भैया इसका मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है। पहले फीटस होता है ना, मतलब जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है उसे हम बोलते हैं फीटस। उसके जो लंग्स हैं दे आर नॉन फंक्शनल। वो जो लंग्स रहते हैं नॉन फंक्शनल रहते हैं, फंक्शन नहीं करते। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया अगर हमें ज़िंदा रहना है तो सांस चाहिए, उसके लिए लंग्स का फंक्शन करना ज़रूरी है। जो फीटस है मतलब माँ के अंदर जो बच्चा है वो उसके लंग्स नॉन फंक्शनल हैं, उसे ऑक्सीजन कैसे मिल रही है ना, और भी न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं, और बेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी से बाहर कैसे जा रहे हैं। तो ये होता है बाय दी हेल्प ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा होता है कनेक्शन बिटवीन मदर्स बॉडी और वो फीटस बॉडी जो माँ के पेट में बच्चा है। अब मदर की बॉडी से जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी प्लेजेंटा के थ्रू जाते हैं आपके फीटस में, और जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इसी प्लेजेंटा के थ्रू आते हैं मदर बॉडी में। फिर वो पूरा हम बोले तो रिमूव आउट हो जाते हैं मदर की बॉडी से, यूरिन के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि फेजेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन में दो फेजेस होते हैं, क्योंकि देखो डेफिनेशन ही देखो, एक है कि एयर को अंदर लेना मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक है एयर को बाहर छोड़ना। तो जो अंदर की प्रोसेस है, अंदर मीन्स इन, तो इसे बोला जाता है इंस्पायरेशन। रेस्पिरेशन हैज टू फेज। पहला इंस्पायरेशन, इसे इनहेलेशन भी कहते हैं, अंदर करना। तो एक ऐसा फेज है ड्यूरिंग विच द एयर एंटर्स इनटू द बॉडी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से जो मैं एटमॉस्फेयर से एयर अंदर ले रहा, ये है इंस्पायरेशन। अब इसमें मेनली तो आपने हमेशा सुना होगा कि इंस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेता, और भी गैसेस हैं, आगे बताऊंगा। हाँ अभी इसमें और मैं आगे बताऊं। सो इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस। अब जो इंस्पिरेशन है एक्टिव प्रोसेस है। बोलोगे भैया एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, रीज़न ये है कि जो हम इंस्पिरेशन करते हैं इसमें बहुत सारी मसल इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम चीफ मसल की बात करें तो डायफ्राम हो गया। इसके अलावा आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो इसमें हेल्प करती हैं। जब आपका डायफ्राम और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो नीचे जाएंगी और हम इंस्पिरेशन करते हैं। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। एनर्जी लगती है मसल को। इसके बाद जो हमारा दूसरा फेज है दैट इज एक्सपायरेशन। जैसे एग्जिट आपने सुना होगा, एक होता है एंट्री के लिए, एक होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर करना, तो एक्सपायरेशन ऐसी प्रोसेस, ऐसा फेज ड्यूरिंग विच एयर लीव आउट फ्रॉम द बॉडी, जिसके थ्रू क्या होगा हमारी बॉडी से एयर बाहर जाएगी। स्पेशली अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो प्रोसेस है इसे एक्सेलेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये होती है पैसिव प्रोसेस। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इंस्पिरेशन में क्या हुआ, मान लो इस तरीके से हमारा डायफ्राम था, ठीक है, ये मान लो नॉर्मल पोजीशन है डायफ्राम की। जब हमारा इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते इस तरह से अंदर जाता है, तो एयर क्या होगी इस तरीके से अंदर आ गई थी, ठीक है।
अब जब एक्सपायरेशन होता है तो ये वापस से रिलैक्स होकर फिर से इसी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है, तो जो भी एयर होती है वो बाहर चले जाती है, तो इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न कि इसे हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। बट हाँ, अगर एक कोई पर्सन है जो फोर्स एक्सपायरेशन करे, जैसे हम करते हैं ना कि सांस को बाहर छोड़ते जा रहे, तब उसमें मसल्स का रोल रहता है। कौन सी? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जनरली आपने सुना होगा कि इंस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, बट एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ जब अंदर ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा, छोड़ रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्पिरेशन में हम जो भी गैसेस लेते हैं वो उतनी ही लेते हैं जितना उनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में है। जैसे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम 79% नाइट्रोजन का इंटेक होता है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो रहती है हमारी 21%, साथ ही साथ जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 0.04%, बहुत ही कम अमाउंट इंस्पायर करते हैं। अब होगा क्या, जो नाइट्रोजन होती है नॉन फंक्शनल, इसका कोई भी रोल नहीं होता हमारी बॉडी में, तो जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो इतना ही अमाउंट इसका हम एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे लंग्स की फंक्शनिंग हो, हमारे बॉडी की फंक्शनिंग हो, मैं बोल रहा स्पीच की फंक्शनिंग हो, हैंड के जो मूवमेंट हो रहे हैं, सबके लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो यही ब्लड के थ्रू बॉडी में जाती है, तो हमारी बॉडी से यूज़ कर लेती है, और बाकी सब यूज़ करके सिर्फ कितना छोड़ेगी? इंस्पायर किया था 21, एक्सपायर कर रहे हैं 16%, मतलब 5% हमने यूज़ कर लिया। अब वही जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वेस्ट प्रोडक्ट में। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायरेशन होगा ये होता है ऑलमोस्ट 0.5 नहीं होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5%, क्योंकि ऑक्सीजन 21 ली, छोड़ी सिर्फ कितनी हमने? 16, 5% कहाँ गया? तो यही जो ऑलमोस्ट 5% ऑक्सीजन है जो हमने 21% लिया था, वही कन्वर्ट हो जाता है इसका 5% कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हमारी बॉडी इसे यूज़ करती है। तो हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर करते हैं? ऑलमोस्ट 4 to 5%, और दैट इज़ द रीज़न क्योंकि हम ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर लेते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि इंस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं क्योंकि एक्सपायर कम कर रहे हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो इंस्पायर हम कम करते हैं लेकिन एक्सपायर ज़्यादा करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करते हैं। बाकी अगर हम नॉर्मली देखें तो जब इंस्पायरेशन होगा तब भी हम इन सभी गैसों को अंदर करेंगे, चाहे वो हमारी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर हो, और एक्सपायरेशन में भी हम इन सभी गैसेस को एक्सपायर करते हैं या फिर एक्सेल करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। तो मेनली यहाँ पर हमारा जो रेस्पायरेशन है इसे हम दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक और चीज़, चाहे कोई सा भी रेस्पायरेशन, उसका सिंपल सा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही आपस में एक्सचेंज होगा। हम एक जगह ऑक्सीजन देंगे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो पहला जो टाइप है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। सो इसमें ही वही होगा, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। किस किस के बीच में? बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, क्योंकि लंग्स में हमने सांस ली, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, अब इसे हमें ब्लड में पहुँचाना है क्योंकि ब्लड ही पूरी सेल्स में लेके जाएगा। तो इसके बीच में यहाँ से लेके लंग्स से जो ब्लड में ऑक्सीजन गई और ब्लड में जो CO2 है वो लंग्स में आ जाती है, ये जो रेस्पायरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसके अलावा जब ब्लड से फिर हमारे बाकी की टिश्यू में जाएगी, चाहे फिंगर हो, टंग हो, स्टमक हो, कोई भी ऑर्गन हो, और वहाँ फिर क्या होगा कि जैसे ही हमारे टिश्यू से ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, यहाँ बनेगी CO2, तो वो वापस से आएगी ब्लड में। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसे ही हमने बोला इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन, इसके फेजेस, साथ ही साथ इसके टाइप। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो देखो बट को ही तोड़ो, दो बट हैं, पहला है रेस्पिरेटरी और दूसरा है ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड है रेस्पिरेशन से, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, जिससे हमारी ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उनका एक्सचेंज हो रहा था। दूसरी चीज़ है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। ऐसे सुनोगे ना, भाई तू सही ट्रैक्ट पे जा रहा, तू इस ट्रैक्ट पे जा रहा, तो ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता। ट्रैक्ट आपने सुना होगा। तो ऐसा रास्ता जिससे हमारी गैसेस जाएंगी, पासेस होंगी, उसे ही हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
So it is the passage, it is the pathway by which air enters into the body और leave out from the body। और आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा एक ट्रैक्ट जिसके थ्रू एयर की जगह आप ऑक्सीजन लिख सकते हो, ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव आउट फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद अगर हम और भी आगे की चीज़ें देखें तो इसे हम दो पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हैं आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, है ना। एक रहता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक रहेगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले आती है हमारी नोज, इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो नेजल कैविटी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास फेरिंग्स आता है जो कि कॉमन पासेज होता है, ये आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पढ़ते हो, साथ ही साथ जब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसमें भी आता है। और फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज लैरिंग्स। तो ये जो मेन तीन स्ट्रक्चर हैं नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीनों आपस में मिलकर फॉर्म करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऊपर का भाग। इसके अलावा इससे जो नीचे के स्ट्रक्चर रहेंगे वो आपस में मिलकर बनाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आप बोल सकते हो एल्वोलाई, अगर हम इस शॉर्ट में देखें पूरा। इसके अलावा आपका जो ट्रैकिया है, जो लंग्स है, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, इनको मैंने एनाटॉमी में डिटेल में बताया, वैसे भी चीज़ें डिटेल में वहीं पढ़ते हैं, यहाँ भी हम इस चीज़ को आगे करेंगे। इसके अलावा लंग्स भी हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट ही होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज रेस्पिरेटरी यूनिट। यूनिट अपन पहले ही पढ़ते आए हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग बॉडी सेल होती है, क्योंकि वही स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है ह्यूमन बॉडी का और फंक्शन भी। सेम एस ऐसी यूनिट जो रेस्पिरेशन का फंक्शन करे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे, उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट। तो ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम आप बोल सकते हो। इसके अलावा यही वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और इस रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर क्या क्या आता है, यही ब्रोंक्यूल से शुरू होती है, स्पेशली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। कहाँ से स्टार्ट होगा, इट इंक्लूड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, मान लो ये रहा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये बहुत सारे पार्ट में ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इनको बोला जाता है एल्वियोलर डक्ट। तो यहाँ पर आ गई एल्वियोलर डक्ट। अब होती क्या है, इन एल्वियोलर डक्ट जो होती हैं ऐसे एंड पे ये पूरा एनलार्ज हो जाती है, मान लो ये इस चीज़ को बोला जाता है एल्वियोलर सैक। तो ये क्या हुआ, एल्वियोलर सैक। और पर्टिकुलरली ये जो आपका एल्वियोलर सैक है ना, ये बहुत सारी एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पूरी एल्वियोलाई भरी होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई, एक एक जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिन्हें हम इसे बोलेंगे, देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये रहा, एल्वियोलर डक्ट ये रही, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक, जो कि बहुत सारी किससे मिलकर बना होता है, एल्वोलाई, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई से। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दैट इज एंट्रम। एंट्रम क्या है, ये जो पूरा क्लस्टर था ना, ये मान लो हमने ऐसे एल्वोलाई को अगर हमने अलग कर दिया, ये जो पूरा अंदर का ये जो गैप रहेगा आपके इस एल्वियोलर सैक में, इसी को बोला जाता है एंट्रम। तो ये रही हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी यूनिट। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहेगा या फिर ये पूरे जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, इसके दो फंक्शन होते हैं मेनली, ये हम दो टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक होता है इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर कराना, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। जो दूसरा हमारा फंक्शन होता है दैट इज नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन, और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, मीन्स ऐसे फंक्शन जो रेस्पिरेशन से अलग है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही फंक्शन, बट दीज आर नॉन रेस्पिरेटरी, इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कोई मतलब नहीं है। तो जो पहला फंक्शन है दैट इज ऑल्फैक्शन, आपने ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़ी होगी। ऑल्फैक्शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है पूरा ही रिलेटेड होता है स्मेल से, यानी कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, स्पेशली नोज से ही हम साथ वो करते हैं ना कि यार इसकी खुशबू अच्छी आ रही है, इस चीज़ से बदबू आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी नोस्ट्रिल है या फिर नोज़ है उसमें प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसी में प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जो ऑल्फैक्शन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीन्स स्मेल सेंसेशन के लिए। तो कोई भी स्मेल हमें अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इट्स डिपेंड अपॉन दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो एक फंक्शन ये हो गया। जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज वोकलाइजेशन। स्पेसिफिकली हमने जो पार्ट देखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लैरिंग्स है ना, हमने पूरा देखा था नोज है, फेरिंग्स है, उसके बाद आ रहा था लैरिंग्स। तो ये हमारा जो लैरिंग्स है मेनली तो लैरिंग्स हो गया, इसके साथ साथ जो अदर स्ट्रक्चर हैं एपिग्लॉटिस है और भी स्ट्रक्चर हैं, ये सभी हेल्प करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में, वॉइस प्रोड्यूस करने में जो हम बोल रहे हैं। लेकिन इन सभी में सबसे मेजर रोल होता है लैरिंग्स का। दैट इज द रीज़न कि हम इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो साउंड बॉक्स या फिर स्पीच बॉक्स। ऐसा बॉक्स जिससे हम स्पीच कर पा रहे हैं या फिर बोल पा रहे हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। क्योंकि ये सभी ने सुना होगा कि भाई आप सांस लेते हो या दौड़ रहे हो तो कोशिश करो कि आप नोज से सांस को अंदर लो, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि ऐसे मुंह से सांस मत लो। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम नोज से सांस लेते हैं, पर्टिकुलरली जैसे ही हम एयर अंदर कर रहे हैं, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं हमारे हेयर में प्रिवेंट हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते। इसलिए आप देखना कि 2-4 दिन में पूरा कचरा जमा हो जाएगा, फिर सभी लोगों से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो यही है इसका प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, कि हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू हमारे नोज में एंटर्स करते हैं, दे एंटर्स इनटू दी नोज। लेकिन नोज के जो हेयर हैं उनका एक फिल्ट्रेशन एक्शन है, वो इन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, मीन्स पकड़ लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, एंटर्स इनटू दी सो दे प्रिवेंट टू एंटर्स इनटू दी लंग्स बाय हेयर। नोज तक तो पहुंच गए लेकिन वो लंग्स में ना जाए, क्योंकि लंग्स में जाएंगे तो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए दे आर प्रिवेंटेड बाय दी हेयर। लेकिन फिर भी मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स आए थे, कुछ बहुत ही जाहिल हैं वो अभी भी आगे चले गए। सो द पार्टिकल्स बिस एस्केप्ड, जो कि एस्केप हो गए इन हेयर से और हमारे अंदर चले गए हैं, वो क्या करेंगे, यहीं पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो म्यूकस सीक्रेट करेगी। तो वो जो म्यूकस है कुछ पार्टिकल्स को होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा कि तुम आगे नहीं जा सकते, और यही पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं और फिर सब लोग इसे साफ कर देंगे। इसके बाद फिर भी कुछ हॉट हीट पार्टिकल्स होते हैं, हेयर से ही बच गए, इस म्यूकस में भी नहीं पकड़ पाया, मतलब म्यूकस से ही बच गए, अंदर चले गए, कहाँ पर, हमारे लंग्स में। तो वहाँ पर जो एल्वोलाई हैं वहीं प्रेजेंट होती हैं हमारी मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रो मतलब लार्ज और फेजेस मतलब एनगल्फ करना, ऐसी सेल जो एनगल्फ करें, तो यही मैक्रोफेजेस और जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एनगल्फ कर लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं एकदम साथ जो होते हैं ना, कि वो अभी भी बच जाएंगे। फिर इनको बाहर करने के लिए हमारी बॉडी कुछ रिफ्लेक्स जनरेट करती है, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। इसमें स्पेसिफिकली आता है हमारा कफ और स्नीजिंग, जो हम छींकते हैं। तभी आप कभी देखना, आप डस्ट पार्टिकल्स वाले एरिया में जाओगे आपको स्नीज आएगी, कफ आएगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल सबसे बचकर हमारी बॉडी में लंग्स में जा रहे हैं और हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। दैट्स वाई प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बॉडी खुद कराती है, ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाए या फिर एक्सेल्ड आउट हो जाए। द नेक्स्ट फंक्शन इज डिफेंस मैकेनिज्म। अब जो हमारे लंग्स हैं इनका डिफेंस में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, मीन्स जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैथोजन हैं, उनसे हमें प्रिवेंट कराना। तो इसमें एक तो लंग्स का खुद ही रोल होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो सीक्रेटरी इन नेचर होती है, कुछ चीज़ों का सीक्रेशन करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिफेंसिन्स करके, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आप साइटोकाइंस बोल सकते हो, जो कि क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को किल करते हैं। इसके साथ साथ जो पूरी मैंने लाइन बताई कि एपिथेलियल जो लाइनिंग है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या पासेज की, उनमें बहुत सारी सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गई, इसके अलावा हम बात करें तो एनके सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, मास्टर सेल हो गई। ये सभी का रोल हमने वैसे भी देखा है पूरा इम्यूनिटी में, वाइट ब्लड सेल्स में, कि न्यूट्रोफिल्स है प्राइमरी सेल, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस साथ में मिलकर, या मोनोसाइट आप बोल सकते हो, जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, पैथोजन है उसे एनगल्फ करके किल कर देती हैं। एन के सेल को अगर हम देखें तो हम थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। उसके बाद एन के सेल, नेचुरल किलर सेल, ये भी इन पैथोजन को किल करते हैं। साथ ही साथ हमने मास्टर सेल का भी देखा था, इसमें प्रीली फॉर्म्ड मेडिएटर्स होते हैं,
फिर न्यूली जनरेटेड मेडिएटर्स हैं, तो ये आपकी हाइपर एलर्जिक रिएक्शन स्पेशली यही कफ स्नीजिंग इन सभी में हेल्प करेंगी, और इनके थ्रू जो भी हमारे पैथोजन हैं या वेस्ट प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर कराती हैं। इसी से एक फंक्शन और याद करो कि मास्ट सेल ऑल्सो सीक्रेट हैपेरिन, हैपेरिन और हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं। हैपेरिन क्या होता है? एंटी कोगुलेंट। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज एंटी कोगुलेंट फंक्शन, कि ये जो हैपेरिन है हमारे लंग्स में जो ब्लड वेसल है उनके अंदर ब्लड को जमने से ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेंगी। सो दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल ऑफ लंग्स या इनसाइड द लंग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। H2 से यहाँ पर वाटर लिखा है। अब बोलोगे वाटर बैलेंस भैया कैसे? तो आप कभी भी देखना जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं वाटर का थोड़ा सा अमाउंट बाहर जाता है वेपर्स के फॉर्म में। अब बोलोगे भैया ये तो मान लो, देखो मैं करके दिखा रहा। अब आप बोलोगे भैया आपने एक्सपीरिएशन किया, कुछ भी बाहर नहीं गया, अभी नहीं गया। ठंड में आप कभी भी देखना जब पूरा होता है ना कि सांद्रता एटमॉस्फेरिक का जो नेचर होता है, आप कभी भी ऐसे सांस को बाहर करते हो तो आपको एयर दिखाई देती है, कुछ वेपर्स दिखाई देते हैं। तो सम वाटर का जो फॉर्म होता है ना, अमाउंट होता है, वो इन वेपर्स के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो इस तरीके से वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेम एज जब हम एक्सपीरेशन करते हैं तो हीट का भी एक अमाउंट हमारी बॉडी से लॉस होता है ना। आप कभी थक जाओ तो आप गहरी गहरी सांसें लोगे, छोड़ोगे तो कुछ हीट का भी अमाउंट होता है लॉस। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका हेल्प रहेगा। इसके साथ आगे देखें तो एसिड बेस बैलेंस, ये मैंने आरबीसी के फंक्शन में ही बताया था। ये पूरा एक्चुअल में होता क्या है एसिड बेस बैलेंस, ये पूरा डिपेंड करता है आपकी जो CO2 है ना इसकी कंसंट्रेशन पर, और आपका जो लंग्स है ये पूरा जो बना था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करा रहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड में इस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को मेंटेन करते हुए इस एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन एक और आ गया, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। लंग से कुछ एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं, स्पेशली ACE जो भी मेरे लेक्चर देख रहा होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमने ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में से देखा है। जब मैंने सर्कुलेटरी शॉक डिस्कस किया था उसमें भी इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे ये पूरा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर वो 2 में, 3 में, 4 में, और ऐसे हमारा BP, हार्ट रेट सभी चीज़ों का रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी यूनिट, साथ ही साथ इनके फंक्शन जो कि रेस्पिरेटरी हैं, नॉन रेस्पिरेटरी भी हैं। स्पेसिफिकली जो इसका एक फंक्शन मैंने अभी बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, उसमें आया था कफ और स्नीजिंग रिफ्लेक्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।